Hello students, this is the first class of accountancy. So let us start with that. Here the first question arises is what do you mean by accountancy? Accountancy है क्या, क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है? So accountancy is a subject which contains rules and principles regarding accounting. Accounting से related जो भी rules and regulations होते हैं उनको हम जिस subject में पढ़ते हैं वो accounting से है. Okay? नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, क्योंकि ये तो पूरी डेफिनेशन है अकाउंटेंसी की. तो हमें देखना है कि यहाँ पे एक नया वर्ड आया दैट इज अकाउंटिंग. तो वो अकाउंटिंग क्या है? ओके, सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ. मीन्स अकाउंटिंग एक वो आर्ट है जिसको एक अकाउंटेंट करता है और उसमें क्या करता है वो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. मतलब ये सारे काम करता है सिग्निफिकेंट मैनर में, और वो भी कौन से ट्रांजेक्शन, जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं. मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? दैट ट्रांजेक्शन्स विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स. और जो भी एंड रिजल्ट्स हम निकालते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं अकाउंटिंग में. अभी आप ये जानिए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस रिजल्ट्स. ओके, बाद में फर्स्ट चैप्टर जब हमारा आएगा तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. And the third point is account. What do you mean by account? Account is a place where the transactions are recorded according to their nature. जब हम नेचर के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग जगह पे लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो जगह हमारी अकाउंट होती है. तो देयर आर थ्री टर्म्स, दैट इज अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड अकाउंट. अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड अकाउंट इज अ प्लेस. ओके, सो ये तो डेफिनेशंस हो गई. नाउ कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है कि अभी हमें सेकेंड चैप्टर पढ़ना है. सेकेंड चैप्टर क्यों पढ़ना है? क्योंकि सेकेंड चैप्टर इज रिलेटेड टू बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मीन्स दैट टर्मिनोलॉजी विच इज़ यूज्ड इन बेसिकली अकाउंटिंग. अकाउंटिंग में बेसिकली जो हम टर्म्स एंड कंडीशंस जो हमारी होती हैं, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो क्या होती हैं. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, there are so many terms which are used in accounting. Some of us are given below. That is, the first one is business transaction. Business transaction क्या होता है? Business transaction is an economic activity of the business that changes the financial position. As I told you in the previous video, economic transactions means that transactions which are related to money. जो भी पैसों से related transaction होता है उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहते हैं. तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है. ओके, नंबर 2 इवेंट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट? इवेंट इज अ कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन के जो एंड रिजल्ट होते हैं या फिर रिजल्ट्स होते हैं उसको हम इवेंट बोलते हैं. अकाउंट क्या है? एज आई टोल्ड यू, अकाउंट इज अ प्लेस वेयर द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. Fourth point, capital. What do you mean by capital? That amount or that money or that part of money which is invested by the proprietor in his business. जब एक ओनर बिजनेस में वो जो पैसे इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कैपिटल बोलते हैं. कैपिटल मीन्स दैट अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाई ओनर इटसेल्फ इन हिज बिजनेस. सो द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. कैपिटल हम पढ़ चुके हैं. अब हमारे पास दो टर्म्स आए नए, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. आगे पढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं. ड्राइंग. नेक्स्ट इज ड्राइंग. ड्राइंग मीन्स दैट अमाउंट और वैल्यू ऑफ गुड्स विच इज़ विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज प्राइवेट पेमेंट्स और प्राइवेट यूज़. जब भी एक ओनर प्राइवेट पैसे अपने प्राइवेट यूज़ के लिए कुछ पैसे बिजनेस से या कोई सामान विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं. ओके, ये मत समझ लीजिएगा कि जो हम पेंटिंग या ड्राइंग करते हैं वो है ये. इन अकाउंटेंसी द मीनिंग ऑफ ड्राइंग इज डिफरेंट. लाइबिलिटी. अब यहाँ पे हमने लाइबिलिटी देखा तो लाइबिलिटी पढ़ते हैं. लाइबिलिटी मीन्स एनी अमाउंट विच द फर्म्स ओज टू आउटसाइडर्स. जब फर्म में बिजनेस में प्रोप्राइटर पैसा लगाता है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं. लेकिन जब वही ओनर कहीं बाहर से पैसे कलेक्ट करता है या किसी बाहर दूसरे से बिजनेस से पैसा लेता है या फिर बैंक से पैसे लेता है तो वो हमारी क्या हो जाती है? वो लाइबिलिटी हो जाती है. ओके, लाइबिलिटी मीन्स एनी अमाउंट विच द फर्म्स ओन टू द आउटसाइडर्स. आउटसाइडर्स से जो पैसे लेता है वो हमारी लाइबिलिटी है.
Liability are of two types, internal liabilities and external liabilities. Liability का फॉर्मूला क्या है? Liability is equals to assets minus capital. सेम फॉर्मूले से ये डिराइव हो गया है. ओके, here the next one is assets. What do you mean by asset? So asset means anything which is kept in business not for sale. जो भी बिजनेस में हम not for sale का टैग लगा के रखते हैं वो हमारी एसेट होती है. ओके, सपोज मेरी एक शॉप है, गारमेंट शॉप, जहाँ पे मैं कपड़े जो है सेल करती हूँ. वहाँ पे मैंने फर्नीचर्स रखे हुए हैं फॉर द कस्टमर्स. तो वो फर्नीचर और मैंने फ़ैन लगाया हुआ है, राइट. तो वो फर्नीचर और फैंस मैंने नॉट फॉर सेल रखा है. वो जो कपड़े हैं वो मेरे फॉर सेल हैं, वो मेरे लिए गुड्स हैं. लेकिन जो मैंने फर्नीचर रखा है कस्टमर्स को बैठने के लिए और जो मैंने वहाँ पे फ़ैन लगाया हुआ है वो हमारे लिए क्या है? वो एसेट है. तो एसेट मतलब क्या होता है? वो चीज़ें, वो थिंग्स जो हम बिजनेस में रखते हैं नॉट फॉर सेल. ओके, देयर आर 6 टाइप ऑफ एसेट. एसेट कितने तरीके के होते हैं? 6. नंबर 1 नॉन करेंट एसेट, जिसको आप फिक्स्ड एसेट बोलते हो. नंबर 2 करेंट एसेट. नंबर 3 इंटेंजिबल एसेट. नंबर 4 टेंजिबल एसेट्स. नंबर 5 fictitious asset. Number 6 quick asset. And one more also, one is wasting asset. तो बेसिकली देर आर 6 टाइप ऑफ एसेट्स. तो चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं इसको. नॉन करेंट एसेट और फिक्स एसेट. Fixed asset is that asset which can be converted into cash after 1 year or which is used more than 1 year are called non-current asset. जो assets हम 1 साल से ज़्यादा यूज़ करते हैं बिजनेस में वो हमारे लिए क्या होते हैं? वो नॉन करेंट एसेट होते हैं. एंड करेंट एसेट क्या होती है? करेंट एसेट इज जस्ट ऑपोजिट. ओके, करेंट एसेट इज दैट एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर. जो हम 1 साल में कन्वर्ट कर लेते हैं कैश में, या फिर जिसको 1 साल तक यूज़ करते हैं, या फिर जो 1 साल में कन्वर्टेबल हो जाता है, तो उसको हम करेंट एसेट कहते हैं. नंबर 3 इज tangible assets. Tangible assets are those assets which can be seen, which can be touched. जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो हमारे लिए क्या है? tangible assets है. Intangible assets क्या हैं? Intangible assets are those assets which cannot be seen, which cannot be touched, but its presence can be felt. अब प्रॉब्लम है कि जो दिखता नहीं, जो उसको हम छू नहीं सकते, वो हमारे लिए उसकी वैल्यू कैसे हुई? तो आपने सुना होगा गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दिखता तो नहीं है हमें, लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल है, तो वो इंटेंजिबल एसेट है. एयर, आपने देखा होगा जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और कार की टायर में हवा कम होती है, तो आप क्या करते हो? एयर परचेज करते हो. क्या वो आपको दिखता है? नहीं दिखता, बट स्टिल आप उसके लिए पे करते हो. दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फिक्टिशियस एसेट. फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है? फिक्टिशियस एसेट्स और नॉमिनल एसेट, दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश. जिसको बेचने पे आपको पैसे नहीं मिलते हैं, तो वो आपकी क्या होती है? वो आपकी फिक्टिशियस एसेट होती है. नाउ द नेक्स्ट इज कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट. कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? कैपिटल रिसीट इज दैट रिसीट विच इज नॉन रिकरिंग इन नेचर. रेवेन्यू रिसीट इज दैट रिसीट विच इज रिकरिंग इन नेचर. अब क्या है कि रिकरिंग और नॉन रिकरिंग? रिकरिंग मीन्स जो बार बार हो, एंड नॉन रिकरिंग मीन्स जो कभी कभी हो. जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे मेरी लॉटरी लग गई, या फिर मुझे कहीं गिरे हुए पैसे मिल गए. फॉर मी दिस इज कैपिटल रिसीट, क्योंकि वो डेली नहीं होगा, वो मेरे साथ कभी कभी ही होता है. रेवेन्यू रिसीट्स, सपोज मेरी कोई शॉप है या फिर मेरी सैलरी है, तो वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि वो मुझे बार बार मिल रही है. तो दैट रिसीट विच इज टेकन और विच इज डन थ्रू that receipt which is non-recurring in nature is called revenue and capital, and that receipt which is recurring in nature is called revenue. जो daily हो वो revenue, और जो कभी कभी हो वो capital. Just like next point is expenditure. Expenditure क्या है? Any disbursement of cash or transfer of property or a liability for the purpose of
एक्वायरिंग एसेट्स, एक्सपेंडिचर का मतलब जिससे हमें इन रिटर्न मिले, जहाँ पे भी हम पैसे लगाते हैं और वो हमें इन रिटर्न कुछ सर्विस मिले, तो वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर. सपोज we are taking a flat or we are spending money on purchasing any asset and given it to lease, that is called expenditure. हमने कोई भी क्या किया, कोई भी पैसे जो है लगाए बिजनेस में, और वो किस बिजनेस में लगाए, या फिर कोई एसेट खरीद के उसको लीज पे दे दिया, तो वो हमारे लिए क्या है, वो एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे परमानेंट हमारी इनकम हो रही है. ओके, तो वो एक्सपेंडिचर है. जस्ट लाइक रिसीट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसीट, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट. उसी तरीके से हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है. कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स दैट एक्सपेंडिचर विच इज़ डन वंस और विच इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज़ रिकरिंग इन नेचर. रिकरिंग मीन्स वो खर्चे जो बार बार हो रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए रेवेन्यू है, और वो खर्चे जो हमारे कभी कभी हो रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, वो कैपिटल है. यहाँ पे डिफरेंस दिया है, या आप पढ़ लीजिएगा. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसमें हम एक्सपेंडिचर एक बार करते हैं, उसका बेनिफिट हमें बहुत बार मिलता है. जैसे एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट क्या है? जब भी हम एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक दिन या एक महीने या फिर 1 ईयर के लिए हो, वो परमानेंट, वो हमारे लिए 6 to 7 ईयर्स तक काम करता है. मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें 3 to 7 ईयर्स तक मिलता है, और ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो हम एक बार करते हैं तो हमारा बेनिफिट उसका 3 to 7 ईयर्स तक चला जाता है. दैट इज the example of deferred revenue expenditure is advertisement suspense account. जब हम एडवर्टाइज करते हैं किसी चीज़ का, तो एडवर्टाइजमेंट हमने एक बार की तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसका बेनिफिट हमें 3 to 4 ईयर्स या 5 ईयर्स तक मिलता है. जैसे आपने देखा होगा जब भी डिटॉल का ऐड आता है, तो डिटॉल का ऐड 1 by 1 अगर 1 ईयर 2 ईयर तक सेम होता है, बट आफ्टर 2 or 3 ईयर्स वो अपना एडवर्टाइजमेंट चेंज कर देते हैं. तो उन्होंने इन्वेस्ट किया एक बार, बट उसका बेनिफिट कितना मिला, वो 2 से 3 साल तक कंटिन्यू वही ऐड कर रहे हैं, तो उससे उसका बेनिफिट होता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज एक्सपेंस. एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब हम सामान बेचते हैं या फिर सर्विसेज बेचते हैं, उसमें हमारी जो कॉस्ट आती है वो हमारा क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है. ओके. इनकम क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू. रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू, इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू. अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू. जब हम सामान बेचते हैं उससे जो हमें पैसे मिलते हैं उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं. एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस, और उस पर जो कॉस्ट आई उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं. ओके. प्रॉफिट, इनकम का फॉर्मूला क्या है? इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. हमारा जो रेवेन्यू है उसमें से हमने एक्सपेंस को माइनस किया, वही हमारी इनकम होती है. प्रॉफिट क्या है? आपने जैसा कि पढ़ा होगा पहले क्लास 6, 7 में, सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होती है और कॉस्ट प्राइस कम होती है तो हमें क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है. और लॉस क्या है? व्हेन कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस एक्सीड सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड लॉस. तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है तो हमें क्या मिलता है, हमें क्या होता है, लॉस होता है. और जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है और कॉस्ट प्राइस कम होती है तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट होता है. ओके. यहाँ पे भी सेम डेफिनेशन फॉलो की गई है. गेन क्या है? गेन इज अ मॉनिटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट. जब हम कोई इवेंट, जब भी कोई ट्रांजेक्शन से हमें क्या होता है, मॉनिटरी बेनिफिट होता है, तो उसको हम गेन कहते हैं, या फिर हमें एडवांटेज मिलता है उसको हम गेन कहते हैं. नेक्स्ट इज परचेज. द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स. परचेज मीन्स क्या होता है? जब हम सामान परचेज करते हैं, दैट इज परचेज, नॉर्मल. परचेज रिटर्न क्या होता है? व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर. जब हमने सामान जो परचेज किया है उसका परचेज रिटर्न मीन्स व्हेन द गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर्स. जब हम सामान परचेज करते हैं और कोई सामान हमें नहीं पसंद आया, इन दैट केस वी विल रिटर्न द गुड्स, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न. सेल्स. सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कॉस्ट ऑफ प्राइस.
मीन्स जब भी हम क्या करते हैं, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसको हम सेल कहते हैं। मीन्स हमारा प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह चला गया। सेल्स रिटर्न जस्ट लाइक दैट। सम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। कभी कभी कस्टमर हमसे सामान खरीद के लेके जाता है और वो हमें सामान रिटर्न कर देता है जस्ट बिकॉज एनी प्रॉब्लम अराइजेज देयर, तो वो हमारे लिए क्या है, वो सेल्स रिटर्न है। स्टॉक क्या है? द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग और द अनसोल्ड आइटम्स रिमेन्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड स्टॉक। स्टॉक मीन्स जब भी अनसोल्ड आइटम्स, मतलब साल के एंड में हमारे पास जो आइटम्स बचे हुए होते हैं या फिर जो बचा हुआ रहता है उसको स्टॉक कहते हैं। अनसोल्ड आइटम्स, जो बिका हुआ सामान नहीं है, जो अभी तक बचा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री इज अ, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर देयर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 4 टाइप्स की होती है। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो इन्वेंट्री इज अ ब्रॉडर टर्म एंड स्टॉक इज अ नैरोअर टर्म। स्टॉक क्या है? नैरो टर्म है और हमारी इन्वेंट्री ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि इन्वेंट्री में हम क्या करते हैं, इन्वेंट्रीज में स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, राइट। इन्वेंट्री इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, स्टॉक एंड इन्वेंट्री के बीच में क्या डिफरेंस है? स्टॉक रेफर्स ओनली द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग। स्टॉक का मतलब वो गुड्स होते हैं जो हम खरीदते हैं इसलिए ताकि हम उसको नेक्स्ट बेच सकें, और एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमारा जो है मिलता है, हमें बचा हुआ होता है, वो हमारे लिए क्या है, वो स्टॉक। इन्वेंट्री इज़ अ वाइड टर्म विच इंक्लूड स्टॉक ऑल्सो। इन्वेंट्री की डेफिनेशन ही यही है कि इन्वेंट्री हमारा क्या है, ब्रॉडर टर्म है जिसमें ऑलरेडी हमारा क्या होता है, स्टॉक इंक्लूडेड रहता है। बिकॉज इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स: इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड एंड इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल्स, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड रिसीवेबल्स, और it consists of 2 items, that is debtors and bills receivable. Trade receivable refers to amount received from a sale of goods and services rendered by a company. Trade receivable means जो हमें पैसे रिसीव होते हैं जब हम अपनी सर्विस देते हैं, जब हमने अपनी सर्विस या गुड्स किसी को बेची, उसके बदले हमें जो पैसे मिलते हैं, जो हम पैसे रिसीव करते हैं, वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल कंसिस्ट ऑफ 2 things, debtors and creditors. Now the question arises, what do you mean by debtors and what do you mean by creditors? ध्यान से सुनिएगा। Debtors are that person to whom business sells the goods on credit basis until business receives the money. Means जब भी हमारे businessman credit basis पे, credit means उधार, क्रेडिट बेसिस पे सामान बेचते हैं सेलर्स को, तो उस टाइम जो पैसे मिलते हैं वो उधार पे, क्रेडिट बेसिस पे हमने सामान बेचा, उनको हम डेटर्स बोलते हैं। एंड क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स आर बेसिकली सप्लायर्स। सो क्रेडिटर्स आर दैट पर्सन टू बाई होम बिजनेस परचेजेस द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। डेटर वो होते हैं जिनको बिजनेस उधार पे सामान बेचती है, एंड क्रेडिटर्स वो होते हैं जिससे बिजनेस सामान उधार पे परचेज करती है। तो क्रेडिटर एंड डेटर, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। देर आर 2 words, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आते हैं, ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स। गुड्स क्या हैं? दैट थिंग्स विच आर केप्ट इन बिजनेस फॉर सेल आर गुड्स। जो भी चीज़ें हम बिजनेस में रखते हैं बेचने के लिए, वो हमारे लिए क्या है, गुड्स। एंड दैट आइटम्स विच आर केप्ट इन बिजनेस नॉट फॉर सेल, एसेट्स। उनको हम एसेट्स बोलते हैं। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, उसके लिए हम जो एक कॉस्ट अमाउंट पे करते हैं, वो हमारे लिए क्या होती है, कॉस्ट होती है। सपोज हमने क्या किया, हमने जो है एक बिस्किट खरीदा या हमने एक चॉकलेट खरीदी, और चॉकलेट के लिए जो हमने अमाउंट पे किया वही उसकी कॉस्ट थी। वाउचर क्या है? वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड ऑथराइजेशन टू द which provides authorization to any on the basis of which business transaction are first of all recorded.
जिस बेसिस पे हम बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले, और या फिर जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है उसको हम वाउचर बोलते हैं. वाउचर इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट थ्रू विच द फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड. डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट इज़ अ रीबेट, छूट जिसको आप बोलते हो, जो कि सबको बहुत अच्छी लगती है. सो डिस्काउंट इज़ अ रीबेट और एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर. जो एक रीबेट, जो एक छूट जो है सेलर जो है बायर को देता है, उसको हम डिस्काउंट कहते हैं. डिस्काउंट आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. वी विल डिस्कस लेटर इन द नेक्स्ट चैप्टर. Next is goods and service tax, which is called GST. GST includes all the indirect tax like custom duty, excise duty, sales tax, VAT, service tax, etc. has been merged into a simple tax which is known as GST. जो सारे जो है कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके हमने एक टैक्स रेट बनाया है, उसको हम क्या बोलते हैं? GST बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स. एंट्री क्या है? When the transactions or event is recorded in books of accounts, it is called entry. जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम एंट्री बोलते हैं. बैड डेट्स क्या है? आपने एक वर्ड सुना होगा, पैसे डूब गए. डूब गए मीन्स पैसे नहीं मिले. सो द अमाउंट विच इज़ नॉट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स. जब डेटर्स हमारे पैसे नहीं देते हैं, जिनको हमने उधार पे क्रेडिट पे सामान सेल किया है, वो हमारे पैसे नहीं देते हैं, तो उस टाइम हमें एक लॉस होता है. उस लॉस को हम बैड डेट्स बोलते हैं. एंड बैड डेट्स रिकवर्ड, व्हेन द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स इज रिकवर्ड बाय द डेटर्स, इट इज कॉल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड. इंसॉल्वेंट क्या होती है? आपने एक वर्ड सुना होगा, दिवालिया. Diwaliya means when the person is unable to pay its debt. So insolvent is that condition where the person is unable to pay its debt. जब एक इंसान अपने डेट्स को पे करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को पे करने के लिए लाइबल नहीं होता है, उस कंडीशन को हम इंसॉल्वेंट कहते हैं. Solvent just opposite, that the condition in which person is able to pay its debt. Stores, the term stores is used to denote materials held by the enterprise for the purpose of consumption. Store basically जहाँ पे हम सामान रखते हैं. Revenue क्या है? Revenue is accounting means the income of a recurring nature or from any source. जब भी हमारी जो रेगुलर इनकम होती है, उस रेगुलर इनकम को हम रेवेन्यू बोलते हैं. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स जो हमारे बिजनेस से, जो डेली हम काम कर रहे हैं, उस बिजनेस से हमारे जो पैसे आते हैं, वो हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. एंटिटी क्या है? एन एंटिटी इन द बिजनेस मीन्स द इकोनॉमिक यूनिट विच इज फॉर्म फ्रॉम अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विस और सेलिंग गुड. एंटिटी वो पर्सन है या फिर वो इकोनॉमिक यूनिट है जिसको हम बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए रखते हैं. टर्नओवर आपका क्या होता है? टर्नओवर मीन्स टोटल सेल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर. एक साल में हमने कितना सामान बेचा, क्या टर्नओवर है, जो कि बेसिकली आप लोगों ने सुना भी होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक क्या है? लाइव स्टॉक मीन्स डोमेस्टिक एनिमल्स. Livestock means not human beings, just like animals. Animals जो होते हैं वो आपके डोमेस्टिकेशन में जो आते हैं, वो आपके लाइव स्टॉक होते हैं. इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट refers to deployment of funds in such a manner in shares and debentures of the company. जब भी हम बिजनेस के पैसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स या डिबेंचर्स में लगाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है? वो वर्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है. इन्वेस्टमेंट मीन्स हमने पैसे कहीं इन्वेस्ट किए हैं. सो यहाँ पे आपके इस चैप्टर में बहुत सारे आपके टर्म्स ऐसे हैं जो आपने सुने होंगे, और बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो नहीं सुने होंगे. तो जो सुने हैं वो पढ़ लीजिए, वो तो आप समझ ही गए होंगे. जो नहीं सुने उसके बारे में थोड़ा गूगल कर लीजिए. एंड दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज आपको बेसिक की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सो विद द एंड ऑफ द चैप्टर आई मस्ट से इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. सो पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा. थैंक यू.